प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई जेडीयू के सामने बिहार में बीजेपी ने घुटने टेक दिए? क्या वाकई कांग्रेस ने आरजेडी के सामने घुटने टेक दिए? क्योंकि प्रशांत किशोर ने दोनों राष्ट्रीय पार्टी को लेकर के ये कहा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने बिहार में अपने घटक दल के सामने घुटने टेक दिए। इसकी हकीकत क्या है? क्योंकि कांग्रेस को लेकर के प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उसमें कहा जा सकता है कि एक दम है, लेकिन बीजेपी को लेकर के वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझना बेहद ही जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि केंद्र में अगर जेडीयू समर्थन दे रही है तो बिहार में बीजेपी भी समर्थन दे रही है। तो क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार केंद्र में समर्थन दे रहे हैं, पर अगर बीजेपी बिहार में समर्थन नहीं देगी तो नीतीश कुमार के पास विकल्प है, केंद्र में बीजेपी के पास विकल्प नहीं है? ऐसा है क्या? इस सारी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे कि लगातार प्रशांत किशोर जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस सब पर हमलावर हैं। ये महज एक राजनीतिक बयान है या इसमें कुछ दम भी है, इसका कोई आधार भी है? इस बात को समझने के लिए हम चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है। रामबंधु वत्स, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत स्वागत है। प्रियदर्शी रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। रामबंधु वत्स जी, क्या यह सच है प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए जेडीयू के सामने बीजेपी झुकी हुई है, उसके घुटनों पर आ गई है, बीजेपी के पास कोई चारा नहीं है, और ठीक उसी तरीके से जैसे कांग्रेस के पास बिहार में कोई चारा नहीं है, वो आरजेडी के सामने घुटने टेकी हुई है? क्या आपको लगता है आरजेडी और बीजेपी में इस मायने में समानता बताना ये जायज है? इसके कोई मायने हैं या महज एक राजनीतिक बयान है? जी, प्रशांत किशोर का यह बयान एक राजनीतिक बयान तो है ही। वो बिहार में जो भी स्थापित पार्टियां हैं उन पे वो हमलावर रहे हैं, लेकिन एक बात तो सच है कि बीजेपी कमोबेश 15 साल सत्ता में रही है, लेकिन सत्ता में रहने के बाद उसके जनाधार में विस्तार नहीं हो पाया है। जदयू हमेशा बीजेपी से जनाधार के मामले में शुरू से ही आगे रही है, और बीजेपी का जो कोर वोटर था शुरुआत के दिनों में, जो सवर्ण था, उनमें बिखराव हुआ। वो बीजेपी में भी हैं और आरजेडी में भी गए हैं। तो बीजेपी अपने वोट बैंक को समेटने में भी असफल रही है और विस्तार तो नहीं कर पाई है। कुछ कुछ मामलों में भले ही विस्तार कर की हो, लेकिन दलित नैरेटिव और अति पिछड़े नैरेटिव में वो जदयू से पीछे ही है, और जदयू की हमेशा पकड़ अपने जनाधार पे बनी रही है। यही कारण है कि हमेशा बीजेपी जदयू को ही अपना, नीतीश कुमार को ही अपना नेता मानते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे बीजेपी जदयू से पीछे रही है, और इसी का लाभ या यही कारण, ठोस कारण होगा कि वो नीतीश कुमार को हर हाल में मुख्यमंत्री मानते हैं, स्वीकार करते हैं। और जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी को तो आरजेडी का बी टीम माना ही जाता था। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो राहुल गांधी की इमेज थोड़ी सी बनी है, उसके बाद वो बिहार में अपना एक अलग कलेवर में वो दिखना शुरू किए हैं। अब आप देख, जब भी बिहार में आ रहे हैं तो वो जातिगत आरक्षण पे जो उनका भाषण है, जातिगत आरक्षण को जो बिहार में हुआ है उस पर वो जो सवाल पैदा कर रहे हैं, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो विपक्षी पार्टियों से ज्यादा आरजेडी पे हमलावर है। तो ये उनमें एक एक छटपटाहट या उनमें एक ऐसी दिखती है इच्छा शक्ति कि वो आरजेडी के बी टीम से अलग हट करके महागठबंधन में रहते हुए ही, लेकिन वो आरजेडी के बी टीम वाली जो इमेज है उससे वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये इतना इसमें कहां तक सफल हो पाएंगे कहना बहुत मुश्किल है। चलिए, क्योंकि कहां तक कांग्रेस सब की सफल हो पाएंगे ये कहना मुश्किल है। हमारे साथ डॉक्टर संजय भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर संजय, ये बताइए, प्रशांत किशोर कहते हैं बीजेपी जेडीयू
के सामने नतमस्तक है और कांग्रेस आरजेडी के सामने नतमस्तक है। बीजेपी जेडीयू के सामने नतमस्तक है, क्या यह कहना सही है? राजनीतिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन क्या वैसे अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो दोनों के बीच सिम्बायोटिक रिलेशन है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। हाँ, कांग्रेस के लिए इस तरह की बात कहना कि कांग्रेस आरजेडी के सामने नतमस्तक है, इसमें दम हो सकता है। और दम इसलिए हो सकता है क्योंकि लालू प्रसाद बिहार में जो चाहते हैं कांग्रेस से भी वही करवाते हैं। इनफैक्ट कांग्रेस से राज्यसभा कौन जाएगा ये तय लालू प्रसाद करते हैं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लालू प्रसाद ये भी तय कर देते हैं। कन्हैया बिहार से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लालू प्रसाद ही तय करते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ऐसा कहना कहां तक उचित लगता है आपको? नहीं, प्रशांत किशोर जी अपने स्पेस को ये स्थापित करने के लिए इस तरह की बात बोलते हैं कि आरजेडी जो है इसके पीछे कांग्रेस खड़ी है, या कांग्रेस ये इंतजार कर रही है कि आरजेडी क्या हमें मौका देगी, कैसे मौका देगी, और फिर बीजेपी। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि कांग्रेस की लाचारी झलकती है। उसके लिए हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं बैसाखी। ये आरजेडी की बैसाखी पर कांग्रेस चल रही है, लेकिन बीजेपी की वो स्थिति तो नहीं है। और बिल्कुल सिम्बायोटिक रिलेशन की बात आपने कहा, बिल्कुल सिम्बायोटिक रिलेशन है। अगर बीजेपी नहीं भी रहती है जेडीयू के साथ तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बाहर से समर्थन कर देगी बीजेपी। ऐसा तो नहीं है कि कुछ उनके मंत्री बने हुए हैं इस वजह से है। और बीजेपी की जमीन है, संगठन है, धार है, ठीक है। वो जो जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण नीतीश कुमार जी के साथ है, जिसमें 15-16% वोट का ये होता है। तो क्या ये जब गठबंधन का दौर चल रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय फलक पर हो चाहे क्षेत्रीय फलक पर हो, तो गठबंधन के दौर में ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि उनकी कृपा, उनकी दया, उनकी इच्छा पर वो पार्टियां हैं। जो राष्ट्रीय फलक पर जो पार्टी स्थापित है, तीसरी बार केंद्र में जो सत्ता में है, वो जेडीयू पर क्यों ये करेगी? जेडीयू की दया पर क्यों निर्भर करेगी? बिल्कुल आपने सही कहा कि सिम्बायोटिक रिलेशन है। नीतीश कुमार जी के पास तो 43 विधायक, भारतीय जनता पार्टी के पास कितने हैं? नहीं, ठीक है, तो आपने मान लिया सिम्बायोटिक रिलेशन है। थोड़ा सा ये बुलेटिन पेशी रखेंगे, समय भी कम है। मैं मृत्युंजय शर्मा जी आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बीजेपी जेडीयू अलग अलग लड़ ले तो आपको क्या लगता है, दोनों नुकसान में रहेंगे या बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा? एकदम पिन पॉइंटेड सवाल कर रहा हूं आपसे। नहीं पंकज जी, ये तो सवाल एकदम इसका क्लियर आंसर है कि अलग अलग लड़ेंगे तो दोनों को नुकसान होगा। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। जब सीटों में देखेंगे, वोट प्रतिशत में हो सकता है, जैसे इनफैक्ट आपको ध्यान होगा 2015 में जब अलग अलग लड़े थे तो बीजेपी अपने हमेशा आज तक की सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत, करीब 25% वोट तक आ पाई थी, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा सीट्स पे लड़े थे। इसके अलावा जनरली कभी 100 से ज्यादा सीट पे लड़ नहीं पाते हैं गठबंधन पे। लेकिन अगर आप सरकार बनाने की मंशा से देखेंगे, सत्ता में आने की मंशा से देखेंगे, तो अकेले, और बिहार का ये राजनीतिक, ये चुनावी गणित रहा है कि ये जो तीन बड़ी पार्टियां हैं, राजद, जदयू और भाजपा, इनमें से दो जिधर रहेंगी, तीसरे का हरा पाना करीब करीब माना जाता है कि नामुमकिन की तरह है। और वो जो दो गठबंधन में पार्टियां रहेंगी वही सरकार में आएंगी। और मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का राजनीतिक ब्लंडर, इतनी बड़ी पार्टियां और जिसके नेतृत्व में इतने मैच्योर राजनीतिक लोग हैं, वो कभी भी इस प्रकार की गलती करेगी। मेरे ख्याल से अभी बहुत कंफर्टेबल स्पेस में, अगर आप देखेंगे बीजेपी और जेडीयू जो अपने वर्ड नहीं, चलिए, आप कह रहे हैं कंफर्टेबल स्पेस में, तो प्रियदर्शी रंजन क्या कंफर्टेबल स्पेस में है? अगर आपसे सीधा सवाल पूछूं कि आज के डेट में एनडीए अलायंस चुनाव लड़ती है, जो गठबंधन है इनका, तो बिहार में आप उनको कितनी सीटें दे रहे हैं? कितनी सीटों पर ये जीत सकते हैं? बड़ा सीधा सवाल। नहीं, जो पिछला आंकड़ा था उससे तो बेहतर होगा, क्योंकि पिछले दिनों 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जो एनडीए के पक्ष में आंकड़ा आया था, उससे 2025 में बेहतर होने की उम्मीद इसलिए है कि डबल इंजन की सरकार के हवाले से इन दिनों बिहार में बहुत कुछ हो रहा है। मेट्रो परियोजना जो नहीं, वो हो रहा है, लेकिन हम आपको सीधा नंबर पूछें, आपने कुछ सोचा है? जैसे लोकसभा के बाद सब कहने लगे 176 सीटों पर तो हम अभी जीत रहे हैं और हम इसको 225 पे लाएंगे। तो अगर अभी एनडीए इसी स्वरूप में चुनाव लड़ती है तो एनडीए को कम से कम 176 सीटें आ जाएंगी या कुछ नुकसान होगा?
मैं उस तरीके से तो नहीं सोचा, लेकिन मैं इस तरीके से जरूर सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गेन करने की स्थिति में रहेगी और जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा ये देखना होगा। और इसमें मैं मानता हूं कि बहुमत के करीब ये लोग रहेंगे, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए के सहयोगी दल रहेंगे। लेकिन आंकड़ा फिर से भारतीय जनता पार्टी का गेन करता हुआ रहेगा, जनता दल यूनाइटेड का संशय बना हुआ रहेगा। लोक जनशक्ति पार्टी को कितने सीटें मिलेंगे इस पर उससे भी बड़ा संशय रहेगा, और जीतन राम मांझी को सीटें ही कितने मिलेंगे एनडीए के भीतर, नहीं, वो यही सारी बड़ा संशय रहेगा। वो जो भी सीटें मिले लड़ेंगे तो 243 पर ही ना डॉक्टर संजय। हाँ, डॉक्टर संजय लड़ेंगे तो 243 पर ही ना। और अगर 243 पर लड़ते हैं और एनडीए चुनाव लड़ रही है, तो मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि एनडीए मौजूदा स्वरूप में आपको क्या दिखता है। लोकसभा के आधार पे 176 सीटें कहते हैं उसके नेता कि कम से कम हम जीतेंगे ही जीतेंगे, ये 200 का आंकड़ा पार करेगा। हकीकत क्या है? क्योंकि लोकसभा तो आप प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ रहे थे, क्या नीतीश कुमार के नाम पर आप लड़ेंगे तो भी आप 176 सीटें पाएंगे या उससे कम होगा? देखिए, एनडीए अभी बिहार में मजबूत दिख रहा है। जिस तरह का भी गठबंधन है, आज ही एक प्रधानमंत्री जी के साथ सारे सांसदों की तस्वीर साझा हुई, उसमें सारे गठबंधन के लोग दिख रहे हैं। तो अगर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी सब लोग मिल करके लड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक मजबूत स्थिति तो है। नीतीश कुमार एंटी इनकम्बेंसी चाहे जितना भी हो इनके खिलाफ, एक स्थापित चेहरा तो है ही ना। और जब स्थापित चेहरा है, वही तो एक चेहरे ऐसे हैं जो जिस गठबंधन के साथ खड़े हो जाते हैं फिर उस गठबंधन की जीत में कोई नहीं, ये पर रह आप सीटें कितनी दे रहे हैं? मैं सीधा सवाल, जैसे स्पेकुलेशन होता है ना, आप लमसम कहिएगा, क्या वो महज जादुई आंकड़ा पार कर पाएंगे? क्योंकि एक बात मैं आपको डॉक्टर संजय याद दिला दूं, 2019 में तो 39 सीट जीते थे और 2020 में 12,000 कम रहा था आरजेडी को। हाँ, आप कह सकते हैं उस समय चिराग अलग हो गए थे। अगर इस बार सब साथ लड़ रहे हैं तो स्थिति आपको क्या दिखाई पड़ती है? नहीं, अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि अगर चिराग जैसा फिर कहीं से कोई खड़ा होकर के और इनके ही बागी उम्मीदवार 10-20 हजार वोट काट करके सीटों को घटा दें, वो अलग बात है। लेकिन अभी तक तो लग रहा है कि एक इनके पास एक अच्छा खासा आंकड़ा 160, 150 के आंकड़े ये छू सकते हैं। कहने के लिए तो ये बहुत वैलिड मुझे लगता है। मैं भी, अगर मुझसे भी ये सवाल पूछा जाता तो मैं यही कहता कि 150 के आसपास रहेगा। ठीक है, लोकसभा में सबको पता होता है कि यहां प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, पर विधानसभा में हर नेता अपने लिए चुनाव लड़ रहा होता है और उसका परिणाम थोड़ा इधर उधर तो होगा। वो जो आप 150 160 कह रहे हैं उससे मैं भी सहमत हूं। रामबंधु बस जी, आप सहमत हैं क्या, या आपको लगता है और ज्यादा सीटें मिल सकती हैं? नहीं, और ज्यादा सीटें महागठबंधन में देखिए कि उनके साथ माले भी है और महागठबंधन का इस बार कुशवाहा वोट बैंक पे भी प्रभाव पड़ा है। तो महागठबंधन की स्थिति पिछले बार की तरह हो न हो, लेकिन कमोबेश वो एक अच्छी स्थिति में रहेगी। लेकिन जो जातिगत समीकरण है वो एनडीए के पक्ष में ज्यादा जाता है, इसलिए 170 से ऊपर जो उनका 170 या 76 का दावा है उनके नेताओं का, मुझे नहीं लगता है। लेकिन 50 के लगभग में जो संजय जी बोल रहे थे वो मुझे व्यवहारिक लगता है कि उतना होना चाहिए, क्योंकि जब से माले पार्टी आई है महागठबंधन में तब से महागठबंधन का एमवाई समीकरण में वोट बैंक भी बढ़ा है और उससे वोट प्रतिशत में भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जो 1000 या 2000 वोटों के अंतरों से महागठबंधन के लोग हार जाते थे, उनमें माले के ऐसा फर्क पड़ा है। तो 150 के इर्द गिर्द ही रहना चाहिए। ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो 2/3 बहुमत प्राप्त कर लेंगे और बहुत कुछ अनोखा या जादुई आंकड़ा कर देंगे, जैसा कि वो दूसरे विधानसभा चुनाव में बीजेपी करती है। जी, 150 का आंकड़ा। मृत्युंजय जी, क्या आपको यह नहीं लगता कि अब कांग्रेस भी ताकतवर हुई है? कांग्रेस के बारे में हम लोग कहते हैं वैसाखी पर चलती है बिहार में, लेकिन अब मुसलमान कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। दलितों में इनरोड्स बनाने में कुछ हद तक कांग्रेस कामयाब हुई है और यही वजह है कि 100
के आंकड़े के पास लोकसभा चुनाव में पहुंची है। अब कांग्रेस अपने दम पर उठने का प्रयास कर रही है। वाकई कांग्रेस का अगर यही स्वरूप रहता है तो क्या आप 150 से कम भी जा सकते हैं बिहार में? पंकज जी, मैं थोड़ा सा इस पे डिसएग्री करूंगा कि कांग्रेस बढ़ी है या मजबूत हुई है इसका नहीं, थोड़ा नहीं, आप पूरा डिसएग्री करिए, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगता है इनफैक्ट कांग्रेस बहुत कंफ्यूज्ड है। मैं इस सेंस में बोल रहा हूं कि वो फोकस नहीं कर पाते। तो आप देखिए कुछ वर्षों पहले तक जो उनका कोर वो फोकस था वो दलित वोट बैंक था, आपको ध्यान होगा। फिर उनको लगा कि राजद के साथ गठबंधन में आया है तो दलित तो ऑफ कोर्स ऐसे भी राजद को वोट देते हैं, तो सवर्ण वो क्राउड है जिसपे इसको फोकस करना चाहिए। तो अब लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष देखेंगे, अनिल शर्मा, मदन मोहन झा, अखिलेश सिंह, वो आप देखेंगे सारे सवर्ण वर्गों से वो लेकर आए। अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी इनफैक्ट जब पटना आए थे, अभी देखेंगे उनके भाषणों में आप बार बार ओबीसी का जिक्र देखेंगे। वो फिर से वही नैरेटिव आप अभी स्टार्ट होता देखेंगे कि कॉर्पोरेट बोर्ड्स में कितने ओबीसी डायरेक्टर्स हैं। तो अब वो ओबीसी पे लगता है प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए किसी भी एक पार्टी में, कभी वो ब्राह्मण बन के अपना जनेऊ दिखाने लगते हैं, तो एक जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए किसी पार्टी में कि आखिर आप किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं, कौन सा आपका कोर वोटर बैंक है। सबको पता है, राजद को पता है, जेडीयू को पता है, भाजपा को पता है। अगर आप कांग्रेस से आज के दिन में पूछेंगे या उनके प्रदेश अध्यक्ष या किसी भी नेता से, तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि वो कोर वोटर बैंक कौन सा उनका है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पंकज जी, क्योंकि एक बार आप कोर वोटर बैंक डिफाइन करते हैं तो आपको 5-10 साल लगते हैं पहले उस कोर वोटर बैंक को अपने कॉन्फिडेंस में लेने। ठीक है, उन जातियों के ठीक है। लोगों से तो आप ये मान रहे हैं कि कोर वोट बैंक उनके पास नहीं है, आपको ये लग रहा है। प्रियदर्शी रंजन, हाँ, अब बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ सभी जातियों के थोड़े थोड़े टुकड़े आपको दिख जाएंगे कांग्रेस में, लेकिन एक डेडिकेटेड कोर बैंक वोट बैंक पूछेंगे आप मेरे से तो मुझे उस पर डाउट है। प्रियदर्शी रंजन, क्या आप मानते हैं प्रशांत किशोर जो कह रहे थे जिस तरीके से कांग्रेस आरजेडी के सामने घुटने टेकी हुई है उसी तरीके से बीजेपी भी घुटने टेकी हुई है? कांग्रेस बैसाखी के सहारे है, बीजेपी भी जेडीयू नामक बैसाखी के सहारे है। क्या आपको ये लगता है ये जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं उसमें दम है? नहीं, प्रशांत किशोर से पहले से ये बातें कही जा रही हैं। प्रशांत किशोर ने अभी अभी कही है ये बातें, और बहुत देर ये बात वो कहने में लगा दिया। इससे पहले बहुत लोगों ने ऐसी बातें कही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक कर रखा है जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में, और उसी तरीके से कांग्रेस को हाईजैक कर रखा है आरजेडी ने। और स्थिति ये है कि रहा भी न जाए सहा भी न जाए दोनों गठबंधनों के भीतर, कांग्रेस का महागठबंधन के भीतर और एनडीए के भीतर, बिहार में एनडीए के भीतर भाजपा का, दोनों पर भारी दबाव है। और आज ये बातें कही जा रही हैं, ये पहले से भी कही जा रही थी। नहीं निकल पाएंगे ये लोग, आरजेडी के चंगुल से भी कांग्रेस चाह करके नहीं निकल पाएगी, क्योंकि कोई समर्पित कार्यकर्ता कांग्रेस के पास नहीं है। और तो ऐसी स्थिति में उनका निकलना मुश्किल है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो विश्वास की भारी कमी है। भारतीय जनता पार्टी ने तस्तरी में परोस करके नीतीश कुमार को नेतृत्व दिया है, नीतीश कुमार को बार बार सेहरा बांधा है, चाहे वो 2000 की बात हो या 2020 की बात हो। 20 सालों में भी कोई अंतर नहीं आया है। आप देख लीजिए 2000 में कम सीटों के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का शपथ दिला दिया गया। पर नीतीश के बगैर आप 50 पे अटक जाते हैं ना। आपने परोस के दिया है या नीतीश? नहीं, 2015 में तो आप 50 पे चले गए थे ना। ये क्यों भूल जाते हैं? नहीं, 2015 की लड़ाई, अरे तो मोदी वेव भी तो था, 14 में मोदी वेव था, 15 में आप कहीं नहीं रहे। गई थी आरजेडी तो 23 पर सिमट गई थी 2010 में। आरजेडी बाउंस नहीं किया उन्होंने। तो फिर नीतीश कुमार में दम है ना कि वो जिसके साथ जाते हैं उसको हीरो बना देते हैं। डॉक्टर संजय कह रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि हीरो बनाया है नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने ही, और अब वही हीरो इन पर भारी पड़ रहा है। मैं ये कह रहा हूं। ठीक है डॉक्टर संजय, क्या मेरे पास जानकारी है कि बिहार में सीटों का बंटवारा भी नीतीश कुमार ही करेंगे और उनका मेजर से होगा, ये बात जान लीजिए। और इसीलिए आप देखेंगे कि तमाम अन्य दलों के नेता भी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, कहते हैं इनको भारत रत्न दे दीजिए, कहते हैं ये विकास पुरुष हैं, पता नहीं क्या क्या एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। चिराग पासवान पहले जो आग उगला करते थे, अब वो भी नीतीश शरणम गच्छामी हो चुके हैं। आप देख लीजिए उपेंद्र कुशवाहा भी इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बेहतर याद होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नहीं कहा था नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को।
लेकिन अब जीतन राम मांझी भी क्या क्या मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। तो क्या वाकई प्रशांत किशोर ने जो कहा है उसमें दम है कि नीतीश के आगे बीजेपी ने घुटना टेका हुआ है, सारी पार्टियों ने घुटना टेका हुआ है एनडीए में, ठीक उसी तरीके से जैसे आरजेडी के सामने कांग्रेस घुटना टेकी हुई है? तो गलत कैसे? नहीं, देखिए, एक सामाजिक समीकरण की अगर आप बात करेंगे तो नीतीश कुमार जैसे ही गठबंधन बदलते हैं, बिहार के सामाजिक समीकरण का एक बड़ा तबका एक गोलबंदी की तरफ दिखता है, और फिर वो जो 14 का चुनाव, 15 का चुनाव का की जो स्थिति थी वो सबके सामने है। तो नीतीश कुमार ओबीसी के अभी भी एक स्थापित चेहरा है, इस सच्चाई को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक धार जितनी तेज कर ले, हिंदू ध्रुवीकरण की बात जितनी कर ले, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान अपने जातीय प्रतिशत को जितना गिनवा ले लोगों के बीच में, लेकिन नीतीश कुमार का एक इन सारी चीजों से अलग एक जो महिला वोटर का जो ताकत है, जो उनके साथ खड़ी होती है, लौकुश समीकरण उनके साथ खड़ा होता है। और जैसे ही नीतीश कुमार अपने तरीके से एड्रेस करते हैं लोगों को, एक यादव जाति को छोड़ करके ओबीसी में जो कहीं ना कहीं से आरजेडी के साथ जुड़ी दिखती है, बाकी को अपने साथ जोड़ने में नीतीश कुमार कामयाब हो जाते हैं। ईबीसी के बारे में कहा जाता है कि वो 36% ईबीसी नीतीश कुमार जी से ही प्रभावित होते हैं। तो बिहार का जो सामाजिक समीकरण है और जो जातीय समीकरण है, इस सच्चाई को पार्टियां भी समझती हैं, मैं भी समझता हूं, आप भी समझते होंगे। तो अगर उस सच्चाई के एक बड़े कारक हैं नीतीश कुमार, तो उस कारण को तो समझना होगा। ये प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं, क्या उनको नहीं पता है कि नीतीश कुमार की ताकत क्या है? इसको घुटना टेकना मैं कहता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार जहां कमजोर पड़ते हैं वहां बीजेपी उनको ताकत देती है, और जहां पर लगता है बीजेपी को कि हमें नीतीश कुमार के बिना हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं, वहां पर नीतीश कुमार की मदद लेते हैं। आपने शुरू में एक शब्द बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया था, सिम्बायोसिस। हम लोग बायोलॉजी में पढ़ाते हैं, आपने सिम्बायोटिक रिलेशन की बात की थी, तो बिल्कुल सिम्बायोटिक रिलेशन है, हर को एक दूसरे की जरूरत है। राजनीति में इसको कहेंगे। प्रशांत किशोर जी अभी थोड़ा ज्यादा मुखर हैं, इसलिए कड़े कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए घुटना टेकना वो तो मतलब बायोलॉजिकली इसको समझाया जाए तो कांग्रेस पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्राप्त कर रही है और भाजपा जेडीयू के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, देखिए, बायोलॉजी के विद्यार्थी होने का आपको फायदा मिलता है। बिल्कुल पैरासिटिक स्थिति में है, जिसमें उनको सारा न्यूट्रिशन लेना है राजद से ही, उनकी अपनी जमीन कुछ नहीं है। और ये बिल्कुल सिम्बायोटिक रिलेशन में है, जिसमें एक दूसरे की जरूरत है और एक दूसरे के पूरक भी है। नहीं, आप प्रियदर्शी रंजन हाथ उठा रहे हैं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। एक बात बताइए कि ये तो अगर ऐसा है, पूरक हैं, कांग्रेस जो है उस पे आश्रित है, तो जब इस तरह की बात है, फिर प्रशांत किशोर क्यों कहते हैं कि इस बार किसी हालत में नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कुछ कर लें वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? उनकी इस बातों में आपको दम दिखाई पड़ता है क्या? ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। जेडीयू के आगे बीजेपी घुटने टेके हुए है, जेडीयू ताकतवर है तभी तो घुटना टेके हुए है ना। और जब जेडीयू ताकतवर है, बीजेपी घुटना टेके हुए है, तो जेडीयू से सीएम कौन बनेगा? हम और आप तो बनेंगे नहीं, दूसरा कोई उनके सुपुत्र को लाने की बात मीडिया में उठती है, उनके पार्टी के लोग मना कर रहे हैं और अभी कुछ वैसा दिखता नहीं है। तो आखिरकार फिर चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? कोई और बनेगा? फिर ये प्रशांत किशोर अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं या अपनी ही बातों को, आपको लग रहा होगा कि मैं डेविल्स एडवोकेट बना हुआ हूं, लेकिन मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपसे कि ये क्या है? ये प्रशांत किशोर आए दिन कोई नई बात कह दे रहे हैं या अपनी बातों को काट दे रहे हैं? आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं उनकी बातों से ज्यादा आपकी बातों को तवज्जो दे रहा हूं कि जिस तरीके से आपने कहा कि नीतीश कुमार ताकतवर हैं या नहीं हैं, और अगर नीतीश कुमार ताकतवर नहीं, अगर नहीं है तब भी तो सीएम वही बनेंगे जनता दल यूनाइटेड के भीतर से, अगर किसी को सीएम बनना हुआ तो। सवाल ये है, जो बना हुआ है, जो
सवाल में जो मुद्दा है कि क्या जनता दल यूनाइटेड के सामने भारतीय जनता पार्टी बिहार का प्रदेश नेतृत्व ने घुटना टेक दिया है, और अगर घुटना टेक दिया है तो क्यों टेक दिया है, और अगर घुटना टेकना नहीं चाहिए तो क्यों नहीं टेकना चाहिए। तो मेरा एक बारगी ये मानना है कि देखिए, नीतीश कुमार लकी नेता है और भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार को कैसे चलाया जाए। आज तक 20 सालों से इनको वोट कर रही है जनता, सत्ता में लाने का प्रयास कर रही है, सत्ता में ला रही है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये नीतीश कुमार को समर्थन देते हैं। नीतीश कुमार के बगैर चलने की चाहत ही इनमें नहीं है। 2014 में नहीं, पर चाहत नहीं है प्रियदर्शी रंजन, चाहत नहीं है। 2020 में जब कम सीटें आई, परोस करके दे दिया गया। नहीं, चाहत इसकी बड़ी वजह है ना, परोस के इसलिए दे दिया, परोस करके इसलिए दे दिया क्योंकि पूरे देश में ये नैरेटिव नहीं बने कि बीजेपी एंटी ओबीसी है। नीतीश जब बीजेपी के साथ होते हैं तो बीजेपी ओबीसी कार्ड बहुत अच्छे से खेल लेती है, तो यूपी फिर उस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। अखिलेश कुछ बोले, लालू कुछ बोले, लगता है ये ओबीसी की आवाज नहीं है, ये यादव की आवाज है। क्या कहते हैं मृत्युंजय जी? नहीं, मैं एक लाइन बोल देना चाहता हूँ। यूपी में यही हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने मायावती के साथ इसी भरोसे समझौता किया था कि आने वाले दिनों में दलित उनके साथ होंगे, लेकिन नहीं, वैसा तो नहीं हुआ, परिणाम नहीं आया। तो यूपी में नहीं हुआ, यूपी में नहीं हुआ, पर यहाँ हो रहा है ना। हट करके अपना वजूद तो बनाएगी ना। अरे वजूद तो बना लेते, पर क्या होता लोकसभा चुनाव में, ये नहीं सोच रहे हैं। 400 पार के बदले 240 पहुंच गए और नीतीश साथ नहीं होते, नीतीश नहीं, कैसे चलते रहेगा? तो फिर सत्ता से बाहर होते। मृत्युंजय शर्मा जी। देखिए पंकज जी, मुझे लगता है कि जो आपने कहा 2020 में क्या हुआ है, इनफैक्ट देवेंद्र फडणवीस जी का एक बयान आया था, आपको याद होगा, और उन्होंने बहुत साफ साफ कहा था कि जब रिजल्ट्स आए तो नीतीश जी ने उनसे कहा कि चूंकि आपकी पार्टी को ज्यादा सीट्स आए हैं हमसे, तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहूंगा और आप अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री बना दें। और उन्होंने साफ साफ कहा कि इसके लिए अधिकृत तो हमारे प्रधानमंत्री ही हो सकते हैं। और फिर बातचीत के बाद यह तय हुआ कि चूंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। देखिए, जब एक पार्टी बड़ी होती है और नेशनल पार्टी होती है तो आप समझिए बहुत ओवर आर्चिंग उसका इफेक्ट होता है, उसके किसी भी डिसीजन का उसी स्टेट तक सीमित नहीं होता, पूरे राष्ट्र तक सीमित होता है। तो जिस मोमेंट अगर आप किसी के चेहरे पे चुनाव लड़े हैं और प्री पोल अलायंस के तौर पर लड़े हैं, तो फिर ये इररिलेवेंट हो जाता है कि किसकी कम ज्यादा सीटें आई हैं, क्योंकि आपने नेता डिक्लेयर कर दिया था। और एक तरह से वो गुडविल भी आप गेन कर पा रहे हैं कि हमने नेता डिक्लेयर किया जिसे उसे ही हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो एक प्रकार का आप देखते हैं जब फिर उन कोलिशन पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे आप मान सकते हैं कि 2019 में कोलिशन पार्टनर्स की उतनी जरूरत नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, राइट। लेकिन अब 2024 में देखिए वापस से उन्हीं कोलिशन पार्टनर्स की आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो वही गुडविल मेरे ख्याल से फिर आपके पास वो एक सर्कल के फॉर्म में वापस आता है। एक गुडविल ही नहीं है, एक जो बीजेपी भले ही कई चीफ मिनिस्टर ओबीसी बना दे, पर बीजेपी अभी भी इस आरोप से पूरे तरीके से बाहर नहीं निकल पाती है कि ये अगड़ों की पार्टी। इस बात को जान लीजिए। और जब नीतीश जैसे नेता आपके साथ होते हैं तो आरोप लगाने वालों की धार कमजोर होती है। राम बंदोबस्त, मैं सही कह रहा हूं? जी बिल्कुल, और यही ताकत है नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति में, जिसके कारण बीजेपी उनके साथ हमेशा रहती है। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार एक साफ छवि के नेता भी हैं, जो कि बीजेपी के सुशासन वाला जो सिद्धांत है या नैरेटिव है, उसमें वो फिर बैठते हैं। और जो सामाजिक जाति का समीकरण है, वो नीतीश कुमार का जमीनी स्तर पे बीजेपी के मुकाबले बहुत बड़ा है। इसमें अगर बीजेपी आती है तो इसके कारण ही उस जो एनडीए है वो सत्ता में आ पाती है। तो पूरक है, बीजेपी भी नीतीश कुमार के पूरक हैं। क्या नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ सकते हैं? नीतीश कुमार का सामाजिक समीकरण चाहे जितना भी उनके सामाजिक समीकरण में जितना बड़ा फैलाव हो, लेकिन वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन बीजेपी के आने के बाद, चूंकि आरजेडी जो है, आरजेडी का भी अपना बहुत बड़ा वोट बैंक है और वहां पे एक सीएम उम्मीदवार बने हुए हैं। बीजेपी में नीतीश कुमार के अगेंस्ट में कोई सीएम उम्मीदवार वाला कोई ऐसा फिक्स नहीं है। तो एक बहुत अच्छा तालमेल या केमिस्ट्री एनडीए में नीतीश कुमार के साथ चल जाती है। नीतीश कुमार का जो चुनावी जमीन है, जो सामाजिक समीकरण है, बहुत मजबूत है। आप देख लीजिए कि 2020 के बाद या 20 के पहले भी नीतीश कुमार चुनाव किसी घटक दल के साथ रखते हैं, चले जाते हैं किसी में। इस तरीके से जो उहाफू या अनिश्चितता की राजनीति जो जदयू के साथ लिपट गई है, इसके बावजूद भी उनका जनाधार खिसका नहीं है। आज भी लोकसभा चुनाव में तो प्रमाणित हो बिल्कुल गया उसका कि बिहार उनका में नीतीश
एकदम आप ठीक कह रहे हैं उनका। हाँ, आप बात कंप्लीट कर लीजिए। जी, मतलब बिहार में अनिश्चितता की राजनीति नीतीश कुमार के कारण शुरू हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जनाधार उनके साथ ही है। तो ये नीतीश कुमार की ताकत है और इस ताकत को बीजेपी पहचानती है, इसीलिए वो एनडीए में नीतीश कुमार डॉक्टर संजय, आपको नहीं लगता बीजेपी ने कई प्रयोग किए, चाहे वो नित्यानंद राय के रूप में हो, चाहे संजय जायसवाल के रूप में हो, या फिर सम्राट चौधरी के रूप में हो, बीजेपी को कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाया कि बीजेपी अकेले दम पर सब वोटों को गोलबंद कर सकती है और फ्रंट पे रह सकती है। वो नीतीश कुमार, अगर कहा जाए कितना भी उनको 2 सीट आया हो 2014 में, या वो खुद में सक्षम नहीं हो, पर वो केमिस्ट्री में एक्टिवेशन एनर्जी याद है ना आपको, कि इतना एनर्जी दे दीजिए जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो नीतीश कुमार वो दूध दही के जोड़न है ना, अगर जोड़न भी मान लिया जाए तो दूध दही में तभी कन्वर्ट होगा जब जोड़न होगा, उसका आकार कितना भी हो। और ये बात फिर से नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में साबित कर दिया। देखिए, एक सच को स्वीकार करना होगा, ठीक है, दावे करने का अधिकार सबको है। क्या अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में ही रह जाते, एनडीए में नहीं आते लोकसभा चुनाव में, तो क्या आज ये बीजेपी की सरकार होती या एनडीए की सरकार केंद्र में होती क्या? अरे ललन सिंह नीतीश कुमार क्या कहते थे कि इतनी सीटें घटा देंगे तो ये सत्ता से दूर हो जाएंगे। और नीतीश कुमार के आने के बाद जो स्थितियां बदली, परिस्थितियां बदली कि बिहार में 30 सीटें वो जीत गए। बिल्कुल आपने सही कहा कि नीतीश कुमार तो वो चीज है कि जिसके साथ भी खड़े हो जाते हैं। और एक बात जरूर है, बिहार की राजनीति को कैसे अगड़ा बना पिछड़ा बनाना है, इसके बड़े माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद जी हैं। वो कला को जानते हैं कि गोलबंदी कैसे होती है, और इस कला का इस्तेमाल उन्होंने 2015 में कर दिया था। जैसे ही नीतीश कुमार उनके साथ गए, 14 में किस तरह से थंपिंग मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी आती है, बिहार जैसे राज्य में भी परफॉर्म करती है, लेकिन 15 के विधानसभा में जैसे ही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ आ जाते हैं, फिर यहाँ की स्थिति बदल जाती है। तो नीतीश कुमार एक फैक्टर है। दूसरी बात जो आपने कहा, अलग अलग जातियों के चेहरे पर दांव लगाने की कोशिश बीजेपी ने की, लेकिन बहुत एक्सेप्टेंस उनको नहीं मिला। जो एक्सेप्टेंस आज भी नीतीश कुमार का है, चाहे उनके अगेंस्ट में जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन एक साफ सुथरी छवि का नेता, एक ईमानदार नेता, जिन पर कोई सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है, उस चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार एक मजबूत चेहरा साबित हो जाते हैं। और इसीलिए बार बार बीजेपी उन पर दांव लगाती है। तो इसका मतलब ये निकाला जाए मृत्युंजय जी कि ठीक है, नीतीश कुमार बिहार में नेता हैं, इसलिए उनको उनका मेजर से रहता है या उनका बड़ा से रहता है, लेकिन वहां बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे की जरूरत है। इसलिए प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उस बात में ज्यादा दम नहीं। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है पंकज, ये एक राजनीतिक बयान है। ये बहुत कोई, देखिए, अब वो पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं रह गए, अब वो एक राजनीतिक दल के नेता है। तो नेताओं के जो बयान होते हैं उनका बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। अभी वो खुद को साबित करने के में लगे हुए हैं ऑल्टरनेट के तौर पर, जो महागठबंधन है उसके खिलाफ भी और इंडिया गठबंधन के खिलाफ भी, और इसीलिए इस प्रकार के बयान आते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे जेडीयू बीजेपी, जैसा सब लोग सारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि बहुत ही इक्वल्स का रिलेशनशिप है, लेकिन चूंकि बिहार में जमीन पे वहां पे आप देखेंगे नेता नीतीश कुमार है, तो बट ऑब्वियस है कि जो जितने डिसीजंस होंगे, ग्राउंड के डिसीजंस होंगे, क्योंकि कोई जमीनी नेता होता है, हो सकता है भाजपा का भी कैंडिडेट हो, तो हो सकता है नीतीश कुमार उसमें एडवाइस करे, क्योंकि उनकी जमीनी जानकारी ज्यादा होगी, जो केंद्रीय नेता होंगे वो भाजपा के उनसे ज्यादा। तो ये बहुत बट ऑब्वियस है। लेकिन जो कांग्रेस और आरजेडी का रिलेशन है, जिसमें लालू यादव कह देते हैं कि अखिलेश सिंह को तो हमने राज्यसभा भेजा है, वो वाला आप इसमें इक्वेट नहीं कर सकते। तो वो रिलेशन और ये रिलेशन बहुत डिफरेंट है। और प्रशांत किशोर जी का बयान मुझे लगता है कि वो बस खुद को एस्टैब्लिश करना उस स्पेस में, इसलिए बोल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन रामबंधु बस जी, ये लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने साबित नहीं किया है कि मुसलमान उसके पाले में आ चुके हैं। अगर आरजेडी कांग्रेस अलग अलग लड़ती है तो बिहार में आरजेडी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, एमवाई में का जो एम समीकरण है, इसमें खामियाजा आरजेडी
को निश्चित तौर पे भुगतना पड़ेगा। देखिए, लालू के हर शर्तों को कांग्रेस मानती रही थी तब जब सोनिया गांधी थी और मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय जैसे आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए जरूरत है, वैसे ही कभी लालू यादव भी मनमोहन सरकार की जरूरत थे। लेकिन अब वो मसला नहीं है। अब राहुल गांधी का यह टास्क है कि राज्यों में भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी करे। केंद्र में तो है नहीं, तो उनका इकलौता टास्क है राज्यों में कांग्रेस की स्थिति अच्छा करना, भले वो सत्ता में रहे ना रहे। अगर सत्ता में न भी रहे, इसके बदले उसके सीटों की संख्या बढ़ जाए, उनमें वोट प्रतिशत बढ़ जाए, तो ये भी एक उपलब्धि है। दूसरी बात ये है कि आज कांग्रेस के पास क्या है, दलित जो अब जाके थोड़ी बहुत वो दलित के बीच इनकी भी पहचान है, लेकिन उनकी मूल जो जमीन है वो अल्पसंख्यकों के बीच है। और जो बिहार में आरजेडी के साथ रहते रहते अल्पसंख्यक तो आरजेडी के भी हो गए हैं, तो कांग्रेस का जो मूल चुनावी जमीन है वो भी खिसका हुआ है। तो ये लड़ाई असल में वही है। आप सत्ता में आरजेडी के साथ रह करके ही कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, और आज तक आती भी रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका अल्पसंख्यक जनाधार है वो आरजेडी में शिफ्ट हो चुका है। तो अगर ये दो अलग पार्टियां हो जाएं, आरजेडी से अलग होकर, महागठबंधन से अलग होकर कांग्रेस चुनाव लड़ती है, तो हमने उत्तर प्रदेश में भी हम लोग देखे हैं, बिहार में भी फर्क पड़ेगा, और एम वाई समीकरण में एम का बहुत अधिक क्षति होगा। तो ये बात सही है कि वो कांग्रेस पार्टी आरजेडी की बी टीम के रूप में काम करती है, लेकिन कांग्रेस से अलग होने पे कांग्रेस को चाहे जो भी हानि हो, आरजेडी को निश्चित चलिए, तौर पे हानि होगी। ठीक है। तो अगर आपसे सीधा सवाल पूछूं, एनडीए को तो आपने 150 के आसपास सीट दे दिया, महागठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी? क्या एआईएमआईएम भी 4-5 सीटें जीत सकती है अभी मौजूदा स्वरूप में चुनाव हो तो? नहीं, मुझे लगता है कि ये प्रशांत किशोर आए और प्रशांत किशोर को लेकर के जो एक नैरेटिव चला कि ये मुस्लिम आरजेडी के मुस्लिम वोट को काटना चाहते हैं, तो इसका एक प्रभाव पड़ेगा। बाई इलेक्शन के बाद जमीनी स्तर पे जो मुस्लिम वोट है उनका बिखराव रुक जाएगा। मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लोग एकजुट होकर महागठबंधन में देंगे, और इससे ओवैसी आदि जो भी पार्टियां हैं उन लोगों पे इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो चलिए तो नहीं, पर महागठबंधन को आप कितनी सीटें दे रहे हैं? ओवैसी को कितनी सीटें दे रहे हैं? प्रशांत किशोर को कितनी सीटें देते हैं आप अपनी समझ से, लमसम? देखिए, मुझे लगता है कि ओवैसी सीमांचल में शायद एक सीट ले ले, एक के लगभग में ले ले। अब प्रशांत किशोर सीट नहीं ले पाएंगे जहां तक मेरी समझ है। मुझे लगता है वो कुछ वोट प्रतिशत ले पाए, वो भी कम, मतलब 1% या 2% इस तरीके से, लेकिन उनका वोट प्रतिशत सीटों में बदल जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको ऐसा नहीं लगता? भी क्या आपको ऐसा लगता है प्रियदर्शी रंजन जी, प्रशांत किशोर 0 पे आउट होंगे या कुछ सीटें जीतेंगे? और महागठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है मौजूदा स्वरूप में? देखिए, प्रशांत किशोर किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, अभी तक तो उनके चुनाव को उपचुनाव से हम लोगों ने आंका तो देखा कि सीटें तो उनको नहीं मिल रही हैं। अगर वही बना हुआ रहा तो उस पैमाने पर तो बहुत कुछ कहना मुश्किल है। और जहां तक महागठबंधन की बात है तो निर्भर करेगा कि महागठबंधन में वाम दलों की हिस्सेदारी किस तरीके से तय होती है और कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ती है। क्योंकि कांग्रेस के साथ ये है कि कांग्रेस सीटें लेती जरूर है, लेकिन स्ट्राइक रेट उतना बेहतर नहीं रहता है। तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी उस पर डिपेंड करेगा कि महागठबंधन को कितनी सीटें आएंगी और आरजेडी किस हिसाब से चुनाव लड़ रही है। क्योंकि हाल ही के दिनों में, कुछ दिनों पहले मैंने देखा तेजस्वी यादव A to Z समीकरण पर बहुत जोर दे रहे हैं। हालांकि A to Z उनका एक झुंझुना हो सकता है, दिखाने का हो सकता है, और जाएगा भी नहीं। सवर्ण मतदाता जिसको रिझाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं, आरजेडी के प्रति सवर्णों का झुकाव बहुत मुश्किल से हो पाएगा, क्योंकि जो अतीत है और जो वर्तमान भी है, कहीं अभी तो अच्छे बयान तेजस्वी नहीं, अगर 50 पे कांग्रेस लड़ती है तो क्या आपको लगता है, अगर 50 सीटें देते हैं जैसा चर्चा हो रहा है, तो महागठबंधन कितनी सीटें पा सकती? नेक टू नेक फाइट होगा। 2020 की तरह ही मुकाबला इस बार भी होने वाला है। मतलब चिराग के आने के बावजूद कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता? चिराग विधानसभा में फैक्टर नहीं बनते हैं। चिराग का उस तरीके से उनका पूरा रिकॉर्ड देख लिया जाए, बहुत वो फैक्टर नहीं बनते हैं। तो एक नुकसान जो हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, इसका एनालिसिस अभी तक बहुत व्यापक तरीके से नहीं हुआ है। लेकिन मैंने जो किया है उसमें ये था कि कुछ जाति के लोग नीतीश कुमार से नाराज थे और वो वोट चिराग पासवान की। डॉक्टर संजय, आप सहमत हैं? क्षेत्र में आप सहमत हैं?
जी, सवाल क्या है? नहीं नहीं, ये जो कह रहे थे चिराग फैक्टर नहीं होते विधानसभा चुनाव में। नहीं, साथ मिलकर के लड़ेंगे तो फैक्टर तो होंगे ही ना। नहीं, अगर एनडीए चुनाव लड़ती है ना, फिर चिराग अकेले कहाँ रह जाते हैं? नहीं, वही बाहर एनडीए में चिराग आते हैं तो उसका फायदा तो एनडीए को मिलेगा ना विधानसभा चुनाव में। निश्चित रूप से मिलेगा, और जो भी कैंडिडेट होंगे वो जीतेंगे उनके चिराग के, क्योंकि चिराग का जो एक ठीक। दलित चेहरा है उसके साथ एनडीए का वोट अगर जुट जाएगा तो उसकी जीत की संभावना से कहाँ इनकार किया जा सकता है। चलिए, तो एक बात पूरे डिबेट से ये जरूर बाहर निकल करके आया कि प्रशांत किशोर जो बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि वो जेडीयू के सामने नतमस्तक है, इसमें सच्चाई नहीं है। ये ठीक है, नीतीश बड़े नेता हैं, नीतीश की वजह से एनडीए सत्ता में आती है, लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है उसमें बहुत हद तक सच्चाई है। कांग्रेस को अभी भी अपना जनाधार क्रिएट करना पड़ेगा। कांग्रेस आरजेडी के सहारे ही बिहार में चुनाव लड़ती रही है। बहरहाल अभी विधानसभा चुनाव में बहुत देर है, लेकिन प्रशांत किशोर तमाम तरह का बयान दे करके अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश में हैं। उन्हें किस हद तक कामयाबी मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा। प्रियदर्शी रंजन, रामबंधु बस जी, मृत्युंजय शर्मा और डॉक्टर संजय कुमार, इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।